Hi guys, welcome back. My name is CS Shantanu Mandari. Welcome you all to the Fast Track Batch revision series for the subject called as JIGL, which is Jurisprudence, Interpretation and General Laws, and you are watching the chapter number 1, part number 2. So जैसे कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर 1 जो है सोर्स ऑफ लॉ उसका फर्स्ट पार्ट देख लिया था और अब समय आ चुका है कि पार्ट नंबर 2 से इस चीज़ को आगे बढ़ाएं. सो वी आर स्टार्टिंग नाउ द पार्ट नंबर 2 of JIGL CS Executive Group 1. Now आप अच्छी तरीके से ये जानते हैं और लास्ट क्लास में भी ये बात समझाई गई थी कि ये देखिए फास्ट ट्रैक बैच है ना. सो यहाँ पे मेरी पूरी कोशिश डेफिनेटली ये है और रहेगी कि मैं हर चीज़ आपको बताऊँ, बट आई थिंक फास्ट ट्रैक मोड का मतलब, और आपको पता है कि आपने फास्ट ट्रैक बैच परचेज किया है, सो उसका मतलब ये है कि बहुत डिटेल में हम हर चीज़ में नहीं जाने वाले. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम चीज़ें छोड़ने वाले हैं, बट एक होता है ना कि हर चीज़ को बहुत बहुत एक्सप्लेन करना, डीप डाउन जाना, तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं होगा. सो हर चीज़ हर कंसेप्ट को हम समझेंगे, बट ऑब्वियसली इस तरीके से समझेंगे कि वो फास्ट ट्रैक मोड पे वो आपको समझ में आए विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल्स. बट बातचीत जो है हम सारी करेंगे. ये अभी तक मुझे किसी ने कहा नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से खुद ही क्लैरिटी दे रहा हूँ क्योंकि CS प्रोफेशनल के सारे फास्ट ट्रैक में पढ़ा चुका हूँ. सो आई नो हाउ टू टीच फास्ट ट्रैक. तो इसीलिए आपको भी बता रहा हूँ कि जो आप यहाँ पे देख रहे हैं बड़े कॉन्फिडेंस से देखिए कि सब कुछ होने वाला है. जो चाहिए जो एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट है, चाहे स्कैनर से चाहे एग्जाम परस्पेक्टिव से, उस सब कुछ यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा मैं. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में. सो आई थिंक लास्ट क्लास जो आप देख रहे थे वो कस्टम के ऊपर हम बातचीत कर रहे थे कि कस्टम के अंदर जो क्लासिफिकेशन है, तो बेसिकली बात ऐसे चल रही थी कि जो सोर्स ऑफ लॉ है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है प्राइमरी एक है सेकेंडरी. प्राइमरी के अंदर जो है सबसे पहला पार्ट है कस्टम. कस्टम का डिवीजन है, एक है विदाउट सैंक्शन एक है हैविंग सैंक्शन. जो कस्टम विदाउट सैंक्शन है यू कह दीजिए, या कस्टम का डिवीजन है दो पार्ट्स में, लीगल एंड कन्वेंशनल. लीगल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया विच इज लोकल एंड जनरल. तो इतनी बात हमारी हो चुकी थी. अब इसके आगे आज हमें बात स्टार्ट करनी है, तो कन्वेंशनल कस्टम से अपनी बातचीत हम स्टार्ट करेंगे. तो लीगल कस्टम आपने देख लिया कि भाई दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. अब कन्वेंशनल कस्टम जो है ये क्या होता है? सो कन्वेंशनल मतलब वो कस्टम है जो बनाया नहीं गया है बट पार्टीज ने आपस में अग्रीमेंट किया है. मान लीजिए क्या कि दे आर टू पार्टीज कॉल्ड एज A and B, या चलिए ऐसे चलिए मैं और आप, ठीक है. अब मैंने आपको कोई चीज़ बेचने का फैसला करा और आपने वो चीज़ खरीदने का फैसला किया. सो दिस इज अ अग्रीमेंट बिटवीन टू ऑफ अस, मेरे और आपके बीच की बात है. सो अगर मेरा नाम A है आपका नाम B है एज एन एग्जाम्पल, तो इस चीज़ से C, D, X, Y, Z उनको कोई मतलब नहीं है कि हम लोग किस चीज़ को खरीद रहे हैं किस चीज़ को बेच रहे हैं. जो भी डिस्प्यूट होगा, जो भी इस अग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन है, वो मुझे और आपको या हम दोनों को माननी है. उससे किसी और तीसरे इंसान का मतलब नहीं है. क्योंकि जनरली जब आप कस्टम के बारे में बात करते हैं तो आप बेसिकली ये कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ है वो जो सभी के ऊपर एप्लीकेबल है, जो सोसाइटी में रहता है. बट जो कन्वेंशनल कस्टम है बेसिकली ये आप ऐसे कर सकते हैं या ये कह सकते हैं कि ये वैसे कस्टम होते हैं जहाँ पे अग्रीमेंट होता है पार्टीज के बीच में. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया दीज कस्टम आर बाइंडिंग ड्यू टू द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज. तो ये ऐसे कस्टम नहीं है कि बस ऑटोमेटिकली सब पे एप्लीकेबल हो जाए. जो पार्टीज ने अग्रीमेंट किया है कुछ खरीदने का कुछ बेचने का, उस तौर पे ये जो कस्टम है ये एप्लीकेबल होंगे. इन कस्टम की जो खास बात है वो ये कि कस्टम जो है वो कुछ इस तरीके के होने चाहिए जो रीजनेबल हो, जो लॉजिकल हो. लास्ट क्लास में आई थिंक मैं आपसे बात कर रहा था बट वो पार्ट शायद वहीं पे ख़त्म हो गया था. एक हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से आपको पता होगा शायद एक सती की प्रैक्टिस चलती थी, SATI सती. इसमें होता क्या था कि जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं, अनफॉर्चुनेटली दी हस्बैंड डाइज, अगर उनकी डेथ हो जाती है हस्बैंड की, तो जो वाइफ हैं उन्हें भी एक तरीके से अगर मैं कहूँ तो जला दिया जाता था. तो वाइफ को नहीं कुछ होता था, बट क्योंकि हस्बैंड की डेथ हो गई तो ऐसे माना जाता था कि वाइफ को भी जीने का अधिकार नहीं है और उन्हें भी जला दिया जाता था. जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी कि उन्होंने नहीं मारा था अपने हस्बैंड को, बट उनकी अगर हस्बैंड की नेचुरल डेथ भी हो जाती है तब भी वाइफ को ऐसे किया जाता था कि उन्हें भी जला दिया जाता था. आई थिंक ये एक कस्टम था बट ये डेफिनेटली लॉ नहीं बना, इसके अगेंस्ट लॉ बन गया. सो हर कस्टम को हम एक तरीके से यूँ कह दीजिए कि एक नज़र से नहीं देख सकते. कुछ कस्टम ऐसे थे जिनको डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग किया गया और समय के साथ उनके साथ लॉ बनाए गए. कुछ कस्टम ऐसे थे जिनके अगेंस्ट लॉ बनाए गए. जैसे अब डाउरी का आप एग्जाम्पल देते हैं. खैर डाउरी का एग्जाम्पल अगर हम आज देते हैं, बट आप किसी भी शादी में आप जाते हैं या आपके घर में भी कोई शादी हुई है तो देखिए कहने के लिए डाउरी जो है इज़ अ ऑफेंस, इज़ अ क्राइम, राइट. और होता क्या है ये कि जब फीमेल की मैरिज होती है
सो फीमेल जो है उनके उनके घर में से उनके फादर एक्सेट्रा जो भी हैं वो काफ़ी सारा घर का सामान, पैसे या कुछ और चीज़ें ऐसा कहा जाता है कि देना ज़रूरी है। तो लड़के वाले इस चीज़ की डिमांड करते हैं और बहुत बार ऐसे देखा जाता है, आप देखिए कोर्ट में ऐसे केसेस भरे पड़े हैं जहाँ पे लोग परेशान करते हैं कि अपने घर से दहेज लेके आओ, हिंदी में कहते हैं। तो आई थिंक ये सब ऑफेंस है, ये सब पुरानी बातें हैं जो चलती चली आ रही हैं। उस समय विमेन एम्पावरमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं था, बट आज समय बदल चुका है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपके सामने बात रखी थी कि आज आप इस गलत फहमी में ना रहें, मैं तो ये खुद मेल होके एक्सेप्ट करता हूँ, इस गलत फहमी में ना रहें कि विमेन जो है वो कम है, सब बराबर हैं। अब आप चाहे किसी भी तौर पे देखिए, अभी 2 दिन पहले की न्यूज़ आपको बता रहा हूँ, एक कंपनी है ज़ीरोधा करके, ज़ीरोधा स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है, उनकी एक डायरेक्टर है सीमा करके, सीमा पटेल करके नाम है। उनकी सैलरी पता है आपको कितनी है? 1 साल की 100 करोड़। Being a woman, she is getting a salary of 100 crores. Do you understand that? तो ये सब पहले कहाँ होता था? तो वही बात यहाँ पे कही गई है कि किसी भी चीज़ को जब आप कहते हैं कि भाई कस्टम है और उसको लॉ बनाना है, तो उसको चेक किया जाएगा वेदर वो कस्टम जो है क्या वो लॉ बनने के लायक है, या उसके ऊपर लॉ बनने के लायक भी है, या उसके अगेंस्ट लॉ बनना चाहिए। सब चीज़ें देखी जाएंगी। फिर कहते हैं अगर कोई भी चीज़ जो है रिक्वेस्टिव ऑफ वैलिड कस्टम, अगर किसी भी चीज़ को कस्टम कहलाना है, आप चाहते हैं किसी भी चीज़ को कस्टम का टैग देना, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। सबसे पहले क्या कि वो पुराना होना चाहिए, एंशिएंट होना चाहिए, क्योंकि कस्टम 1-2 दिन में नहीं बनते हैं, बहुत सालों बाद कोई चीज़ कस्टम बनती है या कस्टम कहलाती है। वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, वो रीजनेबल लॉजिकल होना चाहिए। जैसे अभी आपने सत्य का एग्जाम्पल सुना, या लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था शायद बिल्ली रास्ता काट जाती है ना। तो ये सब चीज़ें के पीछे कोई लॉजिक एज सच नहीं है, मतलब लोग भले कोई भी लॉजिक अपना अपना दे सकते हैं, बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साइंटिफिक लॉजिक की, वो यहाँ पे कोई लॉजिक ऐसा नहीं है, राइट। बल्कि आपका एक चैप्टर इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर अलग अलग आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपको अधिकार देती है राइट टू लाइफ करके, राइट टू इक्वालिटी करके। तो ये तो बिल्कुल अगेंस्ट हो गया कि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ को आप जला देंगे। आप सोचिए, ये सोचना ही कितना अलग लगता है। और मैं आपको ये बता दूं कि आज भी जब आप ये बात कर रहे हैं और हम 21st सेंचुरी के अंदर हैं, तो ऐसा नहीं है कि जितनी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ और जैसे समझा रहा हूँ ये सब कुछ वैसे ही होता है। आज भी गांव में जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं, भले इस एक्सट्रीम तक ना होती हों, भले उसको मीडिया ना रिपोर्ट करता हो, क्योंकि मीडिया बड़े शहरों की बात करता है। आप कोई भी मीडिया उठा के देखिए, बहुत रूरल इंटीरियर में जाता ही नहीं मीडिया, क्योंकि उसका भी टीआरपी का अपना एक पर्पस है। तो ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं या एकदम से ख़त्म करी जा सकती हैं। इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम, बट समझने की ज़रूरत है कि जो हम कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दैट। तो कहते हैं कि कस्टम जो है वो कस्टम अपने आप को नहीं कहला सकता अगर वो इमोरल है, जस्टिस के खिलाफ है, या कोई भी लॉ है उसके खिलाफ है। जैसे डाउरी है, अब डाउरी का ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, जो मैं समझता हूँ एक बेसिक लीगल लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से, एक लेमैन के तरीके से, कि अगर डॉटर की शादी हो रही है, सो घर वाले चाहते हैं कि शी शुड बी हैप्पी, जहाँ पे वो जा रही है उनकी शादी हो रही है, सो शी शुड स्टे हैप्पी, यही ऑब्जेक्टिव है। अब उसके लिए वो अपनी खुशी से देना चाहते हैं, जो वो एक अलग बात है, क्योंकि अल्टीमेटली आप देखिए आपके घर में भी पेरेंट्स हैं, तो आप भी ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि पेरेंट्स तो कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे, और जो कुछ उनका है वो अल्टीमेटली उन्होंने आपके लिए किया। वो दिन रात मेहनत करते हैं, किसके लिए? आपके लिए तो कर रहे हैं, जिससे कि आपको कंफर्ट मिल सके। तो एक ये अलग बात है। बट दूसरी चीज़ क्या है कि अगर फीमेल पे प्रेशर बनाना, नहीं पैसे लेके आओ अपने पापा से या घर वालों से, तो दिस इज़ इलीगल, समझ रहे हैं आप? तो इसके खिलाफ लॉ बन चुका है। सो ये सब चीज़ें हमें जो है वो यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। फिर साथ साथ ये भी कहा गया है कि कस्टम जो है वो बेसिकली राइट्स एंड जस्टिस के ऊपर बात करता है, और किसी भी तरीके से जब भी कोई कस्टम बनता है या किसी भी चीज़ को हम कस्टम कहते हैं, बेसिकली हम ये देखते हैं कि कितने ज़्यादा लोग सोसाइटी में हैं जो उस कस्टम को मानते हैं, है ना। उनकी थिंकिंग के हिसाब से वो इस कस्टम को क्यों मानते हैं, क्या लॉजिक है इस बात के पीछे। आई थिंक ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, जिसको आप कहते हैं इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, वो सब देखा जाता है, और उसके बाद ये फैसला किया जाता है कि उस कस्टम को कंटिन्यू होने देना है या नहीं होने देना। आप देखिए पहले के अगर बुक्स आप पढ़ें, आपको याद भी होगा, और आज भी ऐसा ही है। मतलब मैं बार बार ये कह रहा हूँ पहले की बात, क्योंकि पहले से अब चीज़ें बदल चुकी हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ बदल चुका है। आज भी ऐसी चीज़ें हैं क्या कि जैसे गाँव वगैरह में क्या है कि एक मान लो क्या बोलते हैं उसको, एक नदी है या कुआं है, वेल है, उसमें से पानी भरना है, तो उसके अंदर भी कास्ट सिस्टम है।
मतलब ये वाले लोग जो हैं वो पानी अब भरेंगे, वो वाले तब भरेंगे, जब बड़ी कास्ट के जो लोग हैं वो पानी भर के चले जाएंगे तब दूसरी कास्ट वाले आएंगे, तमाम बातें हैं। मतलब ये सब चीज़ें आज भी होती हैं, ये कोई नहीं कह सकता कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, और ये भी बताना मुश्किल है कि ये कब ख़त्म हो पाएंगी, बट यस ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और इसीलिए ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं कि ये जो गलत फहमियाँ हैं उसको दूर किया जाए। बिकॉज अगर किसी चीज़ से किसी की पहचान हो सकती है तो वो कास्ट, क्रीड, कल्चर से नहीं हो सकती, उसके टैलेंट से हो सकती है। उसका रिलीजन क्या है, वो किस जेंडर से बिलोंग करता है, ये सब पुरानी बातें हैं, इससे बाहर निकल के आएँ। और जब आप कहते हैं कि इंडिया जो है वो ग्लोबलाइज्ड हो रहा है, तो अगर ग्लोबलाइज सच में हो रहा है तो हमें, मुझे, आपको, हम सबको अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है कि नहीं। मैं मानता हूँ कि ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती, बट ऑब्वियसली समय के साथ हमें मूव करना है। उस समय शायद यही सब कुछ था तो इसी के हिसाब से काम होता था, बट आज समय बदल रहा है तो उसके हिसाब से हमें काम करना होगा। तो वही बातें यहाँ पे लिखी हैं कि किसी भी चीज़ को कस्टम अगर आप कहते हैं तो वो पुराना होना चाहिए, उसके अंदर सर्टेनिटी होनी चाहिए, नहीं कोई बंदा कुछ कहता है दूसरा बंदा कुछ कहता है, वेग नहीं होना चाहिए, राइट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए कि जो भी आप कर रहे हैं देयर हैज़ टू बी सम लॉजिक बिहाइंड इट, कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं या हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस मीन्स, ऊपर हमने बात करी कॉन्टिन्यूस, तो वही कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपने 1 साल फॉलो करी, फिर 2-4 साल नहीं फॉलो करी, फिर फॉलो करी, तो ये ऑफ एंड ऑन नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस फॉलो होना चाहिए। अगर किसी भी चीज़ को आप कस्टम कहते हैं तो वो तो रेगुलरली वो चीज़ फॉलो होती है, तो वो अपने आप को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाती है कि वो अपने आप को कस्टम कहला पाया। मेरी बात समझ रहे हैं? तो कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेंस, कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस, बात एक ही है। फिर कुछ ऐसा कस्टम बन सकता है जो कि लॉ और पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ ना हो, लॉ और पब्लिक इंटरेस्ट के साथ हो, उस चीज़ को आप कस्टम कह सकते हैं। आप ये जानते हैं, हमारी लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में बात हुई कि लॉ क्या है, तो आपने देखा अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके की बात करी, बट फिर हमने ये कहा कि अगर हम सिंपल तरीके से बातचीत करें तो लॉ को आप चाहे कानून कहिए चाहे लॉ कहिए, बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको एक तरीके से न्याय देना और सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफर करना। ये एक बेसिक सी बात है। अब कहने के लिए इसके आगे कितने भी सेंटेंसेस और वर्ड्स जोड़ दीजिए, बट मोटा मोटा आप इसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, है ना। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो अगर इसके अगेंस्ट जा रही है, जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है, जो लोगों को लड़वा रही है रादर देन यूनिटी, वो लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट कर रही है, तो आई थिंक वो कभी भी लॉ के हिसाब से नहीं इंटरप्रेट करी जा सकती। क्योंकि लॉ का काम कभी भी पूरी दुनिया में आप देखिए, लॉ का काम भले लोग इसको कैसे भी इंटरप्रेट करें और कुछ भी कहा जाए, बट मैं नहीं मानता कि कोई भी लॉ ऐसा बनाया गया आज तक जो लोगों को लड़वाए, और अगर ऐसा बनाया गया है या बनाया जाएगा तो वो लॉ कहलाने के लायक नहीं है। लॉ का ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को साथ में लेके आना, उन्हें डिसिप्लिन सिखाना, ये नहीं कि डिसिप्लिन से आगे बढ़ जाना और डेफिनेटली उनको आपस में लड़वा देना, ये लॉ नहीं कभी करता, है ना। मतलब अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक बड़ी बेसिक सी बात कर रहा हूँ। हर कंट्री में देखिए आजकल क्या चलता है कि कास्ट, क्रीड, कल्चर के तौर पे बटा हुआ है। पहले आप देखिए कि अगर कम्युनिटीज़ के तौर पे देखिए तो 4, 5, 6, 7 रिलीजन होते थे, अब उसी के अंदर फर्दर रिलीजन्स होने लग गए। जैसे आप क्रिश्चियनिटी को उठा के देखिए तो उसके अंदर कैथलिक अलग होते हैं, रोमन्स अलग होते हैं, मुस्लिम में शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, इनके अंदर भी डिवीजन है। हिंदूज में भी बहुत सारे हैं, सिख्स में भी बहुत सारे हैं, ऐसे अलग अलग रिलीजन्स में हैं। तो ये तो इंसान ने बनाए हैं, ये तो कानून ने तो कुछ इसमें नहीं कहा, ये तो इंसान बनाता चला गया और इसी की वजह से वो इसमें उलझता चला गया। फिर कोई भी चीज़ अगर अपने आप को कस्टम कहती है तो उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। वो जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, देखिए लिखा है पीसफुल एंजॉयमेंट, मैंने यही कहा ना कुछ देर पहले, लड़वाना काम लॉ का नहीं है। आपस में जिसको आप कहते हैं भाईचारा, ब्रदरहुड, वो लॉ का काम है। तो ये यहाँ पे जो बात है वो कही गई है कि किसी भी चीज़ को अगर आपको कस्टम कहना है तो ये सारी बातें उसके अंदर होनी चाहिए। तो पहला हमारा जो सोर्स ऑफ लॉ था, सोर्स ऑफ लॉ दोबारा से आपको याद दिला दूं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी। सबसे पहले हमने प्राइमरी शुरू किया। प्राइमरी का सबसे पहला पार्ट था कस्टम। कस्टम को हमने अलग अलग तरीके से पढ़ा। अब जो प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ जो है उसके अंदर फर्स्ट कस्टम था। अब जो सेकेंड है प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ का पार्ट, वो है जुडिशियल डिसीजन या प्रेसिडेंट्स। क्या होता है ये अभी हम देखते हैं। नाउ आई सपोज ये तो हम सभी को शायद पता होगा कि जुडिशियल क्या होता है ना। सो एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट हैज टू डू विद द कोर्ट्स, बी इट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सभी के बारे में बात करेंगे, वो चीज़ जुडिशियल है। तो कहते हैं द जनरल यूज द टर्म प्रेसिडेंट मीन्स सम सेट पैटर्न गाइडिंग द फ्यूचर कंडक्ट
In the judicial field, it means the guidance or authority of the past decision of the court for future cases. थोड़ा सा पढ़ के समझाऊंगा. Only such decision which lay down some new rule of law or principle are called as judicial precedents. देखिए क्या होता है, आप देख रहे हैं कि जो कोर्ट्स हैं वो इंडिया में बहुत सालों से ऑपरेट कर रहे हैं. पहले ब्रिटिशर्स के तरीके से करते थे जब वो इंडिया पे रूल कर रहे थे. जब से इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तो जुडिशरी इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आई, और उसके तौर पे आप देख ही रहे हैं कि अलग अलग कोर्ट्स चलते हैं, अलग अलग स्टेट्स में हाई कोर्ट्स हैं, जबकि ऑल ओवर इंडिया एक सुप्रीम कोर्ट है विच इज़ इन दिल्ली, है ना, आपको पता है. तो इन दैट केस यहाँ पे कहा गया है कि अगर बात करी जाए प्रेसिडेंट की, जुडिशियल डिसीजन एंड प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट और कुछ नहीं है. बहुत बार क्या होता है कि एक कोर्ट के सामने, अब इंडिया भर में आप जानते हैं कि लाखों केसेस पेंडिंग हैं. आपको पता नहीं ये बात मैंने बताई है या नहीं, बट अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई थी जिसमें एक आ गया, अप्रॉक्सीमेट नंबर्स आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये तो समय के साथ बदलते जाएंगे. तो उसमें एक आ गया था कुछ इस समय अगर देखा जाए तो जो लोअर कोर्ट्स हैं उसके अंदर कुछ 4 करोड़ केसेस पेंडिंग है. हाई कोर्ट में लाखों केसेस पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में हज़ारों केसेस पेंडिंग है. तो ये जुडिशरी की सिस्टम है, और मैं ये समझता हूँ, आप ये जानते हैं कि ये दिन ब दिन और बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि डिस्प्यूट हर कोई यही चाहता है. आजकल सबके अंदर शॉर्ट टेम्पर है कि तुरंत कोर्ट चले गए. बट मैं ये मानता हूँ और मैं इस चीज़ को बहुत फॉलो करता हूँ कि अगर आप अपने आप ही उस चीज़ का निपटारा कर सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट. कोर्ट जाइए, वो आपका राइट है, बट फिर आपको पेशेंस मेंटेन करना है. क्योंकि आप देखिए, उठा के न्यूज़ वगैरह पढ़िए, आपको रियलाइज़ होगा ऐसे तमाम केसेस हैं जो पिछले 10, 15, 20 साल से चलते ही जा रहे हैं और आज भी उनके अंदर कोई खास प्रोग्रेस हो नहीं पाई है ना. तो खैर यहाँ पे बात जो हम कर रहे हैं उसका मतलब यही है कि बहुत बार क्या होता है कि कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया, ठीक है, कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, किसी भी कोर्ट ने, लोअर, सीनियर, जूनियर, किसी भी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया. अब अगर वैसा ही केस दोबारा से कोर्ट के सामने आता है तो कोर्ट उसको नहीं सुनेगा. मान लो ए और बी के बीच में एक केस हुआ और ए के ऊपर इल्ज़ाम था कि ए ने चोरी करी है, ठीक है, ए ने चोरी करी है, क्राइम किया, ऑफेंस किया है. अब ये केस जो था उसमें ये हो गया कि ठीक है, ए ने क्योंकि चोरी करी है बी के घर पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ए को सजा मिलेगी इतने इतने साल की. ये मामला खत्म हो गया. कुछ ही समय के बाद एक और केस आया जो कि अब सी और डी के बीच में, तो पहले ए और बी के बीच में था, अब सी और डी के बीच में है, बट एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है. मतलब अगर बात करी जाए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज तो ऑलमोस्ट 90% केस पूरा सेम है. सिर्फ पार्टीज का नाम वहाँ पे ए बी था, तो ऑब्वियसली यहाँ अलग लोग हैं तो इसका नाम यहाँ पे सी डी रख दिया. बाकी जो फैक्ट्स हैं केस के, क्या हुआ, कैसे हुआ, जो प्लॉट है एक तरीके से कि कैसे कैसे चीज़ें हुई, वो सब कुछ सेम है. तो कोर्ट क्या करता है कि अपना समय दोबारा ज़ाया नहीं करता, ख़राब नहीं करता. वो कहता है कि ऑलरेडी भाई ऐसा केस हुआ हुआ है, हमने डिस्कस किया हुआ है, तो जो उस केस का जजमेंट है वही आप पे भी हम अप्लाई कर देंगे. समझ रहे हो आप मेरी बात. तो जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि अगर एक बार एक केस डिसाइड हो चुका है और अगर वैसे ही मिलता जुलता केस एग्जैक्टली भले ना भी हो, बट अगर उसका कोई ऐसा पार्ट है जो मेजर पार्ट है जो प्रीवियसली डिसाइडेड केस से मिल रहा है, प्रीवियसली डिसाइडेड केस था ए और बी के बीच में, अब जो आया है वो सी और डी के बीच में, तो पार्टीज का नाम तो अलग है, बट जो ए और बी के केस के फैक्ट्स थे वैसे ही कुछ सी और डी के केस के भी फैक्ट्स हैं. सो इन दैट केस आप यहाँ पे कहते हैं, इन दैट केस बेसिकली जो कोर्ट है वो सी और डी के मुकदमे को, केस को दोबारा नहीं सुनेगा और जो भी डिसीजन ए और बी के केस में हुआ था उसी को ही वो सी और डी के केस में इंप्लीमेंट कर देगा. अगर ऐसा कोर्ट कुछ कर रहा है सो दैट इज कॉल्ड एज प्रीसीडेंट. प्रीसीड, सक्सीड, इंग्लिश में सुना होगा. प्रीसीड मतलब वो चीज जो पहले हो चुकी है, तो ए और बी का केस पहले डिसाइड हो चुका है. अब अगर वैसे ही केस कोई मिलता जुलता आएगा तो कोर्ट उसको दोबारा नहीं सुनेगा. जो पहले केस का डिसीजन हुआ था ए और बी में उसी को सी और डी में भी इंप्लीमेंट कर देगा, प्रोवाइडेड 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 ध्यान से सुनिए, प्रोवाइडेड उनकी जो आपस के फैक्ट्स हैं दोनों केस के वो मिलते जुलते हों, तो कोर्ट ऐसा कर सकता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंट्स. तो अगर बात करें प्रेसिडेंट्स को लेके तो वही चीज़ है कि भाई देखो, हर केस में तो प्रेसिडेंट चल नहीं सकते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर बात ही क्या थी. हर केस जनरली आप देखिए अपने आप में अलग ही होता है एक तरीके से, क्योंकि सबके फैक्ट्स अलग होते हैं, सिचुएशंस अलग होती हैं, क्राइम अलग होता है, एक्ट अलग होता है जिसके तौर पे वो केस लड़ा जा रहा है. तो ये होता है प्रैक्टिकली. बट अगर बात हम करें कि भाई क्या ऐसा हो सकता है कि अगर एक बार एक केस डिसाइड हुआ है और उस जैसे केस दोबारा आया तो कोर्ट में जो जज साहब बैठे हैं वो उस केस को दोबारा ना सुन के, क्योंकि ऑलरेडी वैसा केस वो एक बार सुन चुके हैं, पुराने वाले केस का जजमेंट एप्लीकेबल करते हैं. आंसर इज यस, बट प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा कम देखने को मिलता है. 3 तरीके के कोर्ट्स टिपिकली यहाँ पे बताए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है. आप सभी जानते हैं कि अगर इन टर्म्स ऑफ द हायरार्की बात करें, लाइक इन टर्म्स ऑफ द जूनियर एंड सीनियर, इस तरीके से आप देख सकते हैं
कि ये सबसे जूनियर है, इसका सीनियर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का और बाकी सारे कोर्ट्स का जो सीनियर है दैट इज सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ पूरे इंडिया में ऑब्वियसली नाम ही जिस चीज़ का सुप्रीम है, सुप्रीम मतलब वो चीज़ जो सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक ही है वो, और वो न्यू दिल्ली में है, प्रगति मैदान करके एरिया है। जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं उन्हें शायद पता भी होगा, मेट्रो से अगर ट्रैवल करते हैं आप तो आपको प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन जो आता है वहाँ पे आपको एक कोर्ट दिख भी जाएगा। हाई कोर्ट हर स्टेट्स में हो सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हर डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। तो स्टेट अलग होती है, आपको पता है, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकते हैं। हाई कोर्ट्स के बारे में अगर बात करें तो हाई कोर्ट बेसिकली जो भी जजमेंट देंगे वो सारे के सारे जो भी लोअर कोर्ट्स हैं, तो हाई कोर्ट जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो हाई कोर्ट को भी मानना है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी मानना है। इसी तरीके से जो हाई कोर्ट कहता है वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए सीनियर कौन है? हाई कोर्ट है, तो जो हाई कोर्ट कहेगा वो सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानना है। हाई कोर्ट के लिए सीनियर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, तो जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वो सारे ही कोर्ट्स को मानना है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, चाहे लोक अदालत है, चाहे कोई और कोर्ट क्यों ना हो, है ना। तो इस तरीके से अब यहाँ पे भी अलग अलग बात होती है। बहुत बार क्या होता है कि हाई कोर्ट में एक अगर एक जज हैं, एक जज साहब हैं और वो बात सुन रहे हैं, सो ओनली वन जज, तो हम कहेंगे कि जो केस है वो एक तरीके से स्मॉलेस्ट बेंच के सामने, स्मॉलेस्ट मतलब जब एक जज केस सुन रहे हैं। अगर दो जजेस केस सुन रहे हैं तो हम कहेंगे डिविजनल बेंच है। अगर दो से ज्यादा जजेस केस सुन रहे हैं, चाहे 3 है, चाहे 4 है, चाहे 5 है, चाहे 6 है, व्हाटएवर, मतलब 2 से ज्यादा हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ फुल बेंच। तो अगर एक जज साहब सिर्फ केस सुन रहे हैं तो वो स्मॉल बेंच है, 2 सुन रहे हैं तो डिविजनल है, डिवाइड कर दिया, डिविजनल है। और अगर 2 से ज्यादा जजेस बैठे हैं किसी भी केस के अंदर तो उसको आप कहेंगे कि फुल बेंच है। और आई एम श्योर ये बात तो आप खुद भी समझेंगे कि अगर ज़्यादा जजेस एक केस में इन्वॉल्व हैं और वो सारे के सारे एक ही जगह बैठे हैं और एक ही केस पे बातचीत हो रही है, तो वो केस कुछ खास इंपॉर्टेंट का होगा। क्योंकि अगर कम इंपॉर्टेंस का है तो शायद एक जज भी डिस्कस कर सकता है, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट का है तो 2 जज, और अगर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट का है तो डेफिनेटली 2 से ज़्यादा जजेस, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकते हैं, एंड इन दैट केस यू विल कॉल इट एज फुल बेंच। तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि अगर मान लीजिए, अब आपको शायद समझ भी आ रहा होगा कि अगर फुल बेंच ने, ध्यान से सुनिएगा, अगर फुल बेंच ने कोई डिसीजन लिया है, वो बेंच जो हाई कोर्ट की जिसमें 3 जजेस हैं, तो उसका डिसीजन जो है वो 2 जज वाली बेंच पे एप्लीकेबल हो जाएगा। यानी अगर कोई भी ऐसा डिसीजन जो 3 जजेस की बेंच ने लिया है तो 2 जजेस की बेंच को मानना होगा, क्योंकि 3 जजेस की बेंच में ज़्यादा पावर है, ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा सीनियर है वो। अगर 2 जजेस का कोई डिसीजन है तो वो एक जज को मानना होगा, जो स्मॉलेस्ट बेंच है उसको मानना होगा। तो आई थिंक ये बड़ी सिंपल सी बात है कि सीनियरिटी तो हर जगह देखिए चलती ही चलती है, तो वो बात यहाँ पे कही गई है। पर ये सारी की सारी बात जो हम कह रहे हैं कि 3 जज 2 जज, ये हाई कोर्ट के अंदर चल सकता है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ कि अगर हाई कोर्ट के 3 जजेस ने एक डिसीजन दिया, ठीक है, और उसको बोल दिया कि इस तरीके से डिसीजन है, तो अब सवाल ध्यान से सुनिएगा, अगर हाई कोर्ट के 3 जजेस ने एक डिसीजन को पास किया तो क्या सुप्रीम कोर्ट का एक जज क्या हाई कोर्ट के 3 जजेस के डिसीजन को ओवररूल कर सकता है, चेंज कर सकता है? ध्यान से सुनिए, अगर हाई कोर्ट के 3 जजेस ने 3, 4, 5 बोलता, चलो 6 जज मान लो, 6 जजेस 7 जजेस की बेंच ने एक डिसीजन दिया है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट का अकेला एक जज, सुप्रीम कोर्ट में 2, 4, 5 नहीं, सिर्फ एक जज, क्या सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो है वो हाई कोर्ट के 5, 6, 7 जजेस जितने भी हैं उनके डिसीजन को अकेला चेंज करने की पावर रखता है? द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि वो एक जज तो है, वो ठीक है, बट वो कहाँ का है? वो सुप्रीम कोर्ट का जज है, और सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है वो अपने नाम से ही जानी जाती है। तो हाई कोर्ट भले जितने भी जज लगा दे, बट अगर सुप्रीम कोर्ट का एक जज भी उसके खिलाफ बोल देता है तो सुप्रीम कोर्ट की बात जो है वो ज्यादा मानी जाएगी, क्योंकि इससे मैटर नहीं करता कि जज कितने हैं, मैटर इस बात से करता है कि कौन से कोर्ट के अंदर ये प्रोसीडिंग चल रही है, क्या वो हाई कोर्ट है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट है। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट को लेके। तो सुप्रीम कोर्ट आप सभी जानते हैं द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पे कहा गया द एक्सप्रेशन ऑल कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 141 रेफर्स ओनली टू दोज कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट जब चाहे, जितनी बार चाहे, अपना डिसीजन बदल सकता है। बाकी कोर्ट्स क्या है कि अगर चाहे हाई कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो आपने ऊपर देखे, अगर उन्होंने एक बार डिसीजन दे दिया तो वो अपना डिसीजन ऐसे नहीं बदल सकते। बट सुप्रीम कोर्ट चाहे, क्योंकि
द लॉजिक और द रैशनल इज कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई और कोर्ट नहीं है। मतलब अगर जूनियर से गलती होगी, मान लो हाई कोर्ट से कोई डिसीजन गलत हो गया, तो जिसके साथ भी ये गलती हुई है वो बंदा जा सकता है, अपील फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, है ना। वैसे हाई कोर्ट को भी चाहिए कि वो गलत डिसीजन क्यों देगा, बट फिर भी अगर दे दिया है तो सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज कर सकते हैं। बट अगर सुप्रीम कोर्ट गलत डिसीजन देगा तो आप कहाँ जाएंगे, तो उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे इसीलिए कहा गया अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उसकी जो डिसीजन दिया गया है वो शायद सही नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपना डिसीजन खुद बदल सकता है। एंड द लॉजिक और द रीजन इज कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई और कोर्ट तो है नहीं जहाँ पे आप जाके सुप्रीम कोर्ट की शिकायत कर सकें। तो ये बात जो है वो यहाँ पे कही गई है। अब आगे बात करते हैं। तो हम बात जो है वो बात क्योंकि टॉपिक लंबे लंबे हैं तो आपको याद दिलाता जा रहा हूँ, हम बात करें प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ के बारे में, जिसका पॉइंट नंबर 1 कस्टम जो है ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, जिसका नाम है जुडिशियल डिसीजन एंड प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स का मतलब हमने समझ लिया कि पुराने केसेस को जो डिसीजन है, अगर नए केसेस के फैक्ट सेम है तो पुराने जो केसेस के डिसीजन है वो नए केस पे इम्प्लीमेंट या एप्लीकेबल करे जा सकते हैं। टाइप्स ऑफ कोर्ट की बात देख ली। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो कहते हैं इंग्लिश कोर्ट, गला भी आज खराब हो गया लगता है। English decision have only persuasive value in India. The Supreme Court is not bound by the decision of the Privy Council or the Federal Court. Thus, doctrine of precedent as it operated in India lays down that the principle, the decision, देखिए क्या लिखा है, the decision of higher court must be followed by the court subordinate to it. यही तो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि जो सीनियर कोर्ट्स हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट सबसे सीनियर है, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सारे के सारे कोर्ट्स को मानना ही होगा। हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो हाई कोर्ट के जो नीचे कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनको मानना होगा। मतलब अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो सुप्रीम कोर्ट उसको चेंज कर सकता है। आंसर इज यस। क्यों कर सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट का सीनियर है, बट सुप्रीम कोर्ट का तो कोई सीनियर है नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट सबका सीनियर है और जो कहेगा वो सभी को मानना होगा। अलग अलग तरीके के प्रेसिडेंट्स दिए हैं। प्रेसिडेंट्स का मतलब आपको समझा चुका हूँ। आइए अब देख लेते हैं इन प्रेसिडेंट्स का मतलब क्या है। सबसे पहले जो आ रहा है वो है डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट। ये दोनों अलग अलग हैं। आप देखिए अभी वर्ड में जो बीच में यूज किया है वो और नहीं यूज किया है। इंग्लिश में आपको पता है और मतलब इन दोनों में से कोई भी एक, एंड मतलब ये दोनों ही। तो डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट्स में क्या फर्क है अगर इसके बारे में बात करें तो आई थिंक जैसे नाम से समझ में आ रहा है डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल। डिक्लेरेटरी मतलब डिक्लेयर कर देना, ओरिजिनल मतलब कोई चीज़ जो सबसे पहली बार आप देखें। तो एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो मैंने कुछ देर पहले एग्जाम्पल बोला था उसी को रिपीट करता हूँ और अब ये जो बात है उसी के ज़रिए समझाऊंगा। तो मैंने जैसे भी कुछ देर पहले कहा कि अगर ए और बी के बीच में कोई एक केस हुआ है और जिसमें फाइनली जो ए है उसको सज़ा हो गई है, और अगर वैसा ही केस दोबारा आता है दिस टाइम बिटवीन सी एंड डी, तो पहले ए एंड बी के बीच में था, अब सी एंड डी के बीच में आया है वो केस। सो इन दैट केस अगर जो ए एंड बी के केस के फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे या मेजॉरिटी ऑफ द फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो सेम है सी एंड डी से, तो कोर्ट क्या करेगा, जो ए और बी के केस का डिसीजन था वो सी और डी में इंप्लीमेंट कर देगा। तो अगर कोर्ट इस तरीके से डिसीजन इंप्लीमेंट कर रहा है तो इसको आप कहेंगे डिक्लेरेटरी प्रोसीडिंग, क्योंकि कोर्ट ने कुछ नया नहीं किया है। यहाँ पे जो था ऑलरेडी डिसाइडेड उसी को दूसरे पे डिक्लेयर कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज डिक्लेरेटरी। ओरिजिनल क्या है कि अगर मान लीजिए जो ए एंड बी का केस था जो अभी मैं समझा रहा था उसके अंदर जो हुआ था, अब जो सामने केस आया है बिटवीन सी एंड डी, तो जो ए एंड बी के अंदर हुआ था और जो अब सी एंड डी के केस के अंदर हुआ है वो दोनों बहुत अलग अलग है, एक दूसरे से उनका कोई रिलेशन नहीं है। तो सी एंड डी का केस पूरा सुना कोर्ट ने और उसके बाद सी एंड डी के केस का फैसला दिया, तो दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिनल। तो कोई भी ऐसी चीज जो कि ऑलरेडी पहले डिसाइड हो चुकी है और उसी को आप दोबारा से इंप्लीमेंट या एप्लीकेबल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिक्लेरेटरी। कोई भी ऐसी चीज जो पहले कभी थी नहीं, जैसे कि मैंने कहा ए एंड बी के केस में जो हुआ वो बहुत अलग था सी एंड डी के केस के कंपैरिजन में, तो कोर्ट ने पूरा सी एंड डी का केस सुना और उसके बाद जो सी एंड डी का केस था उसको सुनने के बाद एक नई जजमेंट दी जो कि ए एंड बी के जजमेंट से बहुत अलग थी, बहुत फर्क थी, बहुत डिफरेंट थी। सो इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज ओरिजिनल। तो कोई चीज अगर बनी बनाई है उसी को एप्लीकेबल दोबारा आप कर रहे हैं तो डिक्लेरेटरी है। कोई एक बार पूरा का पूरा केस सुन के डिसीजन दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिनल। तो यही फर्क है। बात करते हैं परसुएसिव प्रेसिडेंट्स के बारे में। देखिए परस्यू करना या परसुएसिव का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है कि किसी को मनाना। अब जैसे कि आपने कुछ देर पहले मैंने अभी समझाया कि अगर हाई कोर्ट जो है वो कोई भी डिसीजन पास करेगा तो उसके लोअर कोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह उनके लिए तो वो मानना डिसीजन जरूरी है, वो बच ही नहीं सकते, वो मना नहीं कर सकते क्योंकि हाई कोर्ट उनका सीनियर है। पर अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है जिसको मैंने ऊपर समझाया भी था
अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, ध्यान से सुनना, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको मानेगा या सुप्रीम कोर्ट उसको मानना सुप्रीम कोर्ट के लिए जरूरी है? ये अगर कोई पूछे तो आपका क्या जवाब होगा? दोबारा से सुनिए कि अगर हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के लिए वो डिसीजन मानना जरूरी है, 100% कंपलसरी है? द आंसर इज नो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो उस हाई कोर्ट से भी सीनियर है ना, तो जूनियर थोड़े सीनियर पे कुछ चला सकता है अपनी। तो इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज परसुएसिव, यानी हाई कोर्ट अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रख सकता है, बट सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है वो इस बात को माने या ना माने। तो जहां पे ऑप्शन है, लिबर्टी है, फ्रीडम है, क्योंकि सामने वाला सीनियर है, तो उसको आप ऑर्डर नहीं कर सकते, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर मेरे हिसाब से ये चीज़ है। अब अगर उसको ठीक लगता है तो आपकी बात सुन के आपकी बात मान सकता है, पर अगर आपकी बात नहीं भी मानेगा तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में आप कहते हैं परसुएसिव। परसुएसिव मतलब आप कह सकते हैं कि सर ऐसा होना चाहिए, बट अगर जो सीनियर कोर्ट है वो नहीं मानेंगे उस चीज़ को तो आप कुछ कर नहीं सकते, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। बात करते हैं एब्सोल्युटली ऑथोरेटिव प्रोसीडेंट्स। सो एब्सोल्युटली ऑथोरेटिव बेसिकली क्या होता है कि जैसे अभी अब उल्टा देख लीजिए, जैसे अभी हाई कोर्ट की बात हम कर रहे थे और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को कहा, तो सुप्रीम कोर्ट हो सकता है बात ना माने, पर अगर इसका उल्टा कर दें कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो क्या हाई कोर्ट उसको मानने से मना कर सकता है? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सीनियर है। तो ऐसे चीज जो सीनियर ऑर्डर करता है वो जूनियर को माननी है। इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ऑथोरेटिव, मतलब एब्सोल्यूट मतलब वो चीज करनी ही करनी है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जबकि परसुएसिव का क्या था, परसुएसिव में जूनियर जो था वो सीनियर को बता रहा था, तो सीनियर माने या ना माने, बट एब्सोल्यूट ऑथोरिटी में सीनियर जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो जूनियर कोर्ट को बताएगा एंड द जूनियर कोर्ट आर बाउंड टू फॉलो दैट, उन्हें वो चीज माननी ही माननी होगी। दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट ऑथोरिटी। बात आगे करते हैं तो इन सब चीज़ों के बारे में अब बात करते हैं वेरियस डॉक्ट्राइन रिलेटेड टू प्रेसिडेंट। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीसेस। स्टेयर डिसीसेस का मतलब यहाँ पे सिंपल सा लिखा हुआ है, अडेयर टू द डिसीजन एंड डू नॉट सेटल अनसेटल्ड थिंग्स व्हिच आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड। तो जो लाइन मैंने भी पढ़ी इसका मतलब ये बेसिकली है डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेयर डिसीसेस, एग्जाम में आता भी है जनरली, कहते हैं डू नॉट अनसेटल द थिंग व्हिच आर ऑलरेडी सेटल्ड। अब देखिए अगर कोई भी एक बार कोर्ट डिसीजन दे चुका है तो डिसीजंस देने से पहले आई एम श्योर लाइफ में भी हमें ऐसे ही करना चाहिए कि कुछ भी करें तो बड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि बाद में वो चीज़ डिफ़िकल्ट पड़ सकती है। आपने शायद सुना भी होगा कहीं पे कि जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, वो अगर हम गुस्से में किसी को कुछ भी बोल देते हैं, चाहे सामने कोई भी हो, बट शायद बाद में हम रियलाइज़ करते हैं एट टाइम्स कि हमें ये नहीं कहना चाहिए था, है ना, बट वो चीज़ हो गई। अब वो चीज़ हो गई है तो शायद इसलिए वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ बीच बीच में, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन अ पर्सन टू पर्सन। चाहिए तो हम सबको ये कि जो हो गया वो हो गया, लेट्स मूव ऑन, चाहिए तो हमें ये, बट बहुत बार लोग क्या दिल पे लगा लेते हैं उस चीज़ को और फिर उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, इट सेज कि अगर कोर्ट ने कोई भी डिसीजन दे दिया है तो अब उसको कोर्ट बदले ना, मतलब ये ना करे कि एक के केस में हाँ बोल दे, अगर दूसरा बंदा वही तरीके का केस लेके आता है उसके केस में ना बोल दे, तो फिर तो ये कॉन्फ्लिक्टेड हो गया ना, मतलब जो लोग का भरोसा है न्याय पे, अदालत पे, वही उठ जाएगा, क्योंकि किसी के लिए कोर्ट हाँ बोलता है सेम सिचुएशन के लिए, सेम सिचुएशन कोई दूसरा लेके आता है उसके लिए ना बोलता है, तो ये तो एक तरीके का कन्फ्यूजन हो जाएगा। स्टेट डिसीजन यही कहता है कि जो भी रूल ऑफ लॉ है, कानून है, उसी का पालन किया जाए, उसी को माना जाए, इसके बीच में कोई बदलाव ना किए जाएं। ये ना हो कि किसी के लिए कुछ और, किसी के लिए कुछ और, कोई कुछ कहे तो एकदम चेंज कर दिया, कोई सब कुछ करे तो उसके लिए आपने नहीं किया। इट शुड स्टे इक्वल। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप गलत हैं तो अपने आप को आप गलत ही रखिए, अगर गलत है तो सही करिए, बट गलत के बाद सही, फिर सही के बाद गलत, ये तो नहीं हो सकता ना। गलती कितनी बार होगी। और आप ये मत भूलिए कि हम यहाँ पे किसी एक आम इंसान की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोर्ट की बात कर रहे हैं जिसपे हम सभी का विश्वास है। न्यायालय इसको हिंदी में कहते हैं। जजमेंट के बारे में बात करें तो दो पार्ट्स में ये चीज़ डिवाइड हो सकती है, एक है रेशियो डेसिडेंटी और एक है ऑबिटम डिक्टा। इसका बड़ा सिंपल सा मतलब मैं आपको अब समझाता हूँ, जो यहाँ पे लिखा है वो तो आप देख ही रहे हैं, मैं बताता ही चल रहा हूँ, बट बड़ा सिंपल सा मतलब आपको बताता हूँ। रेशियो डेसिडेंटी जो वर्ड है वो दो वर्ड से बना है, रेशियो डेसिडेंटी। इसका मतलब रेशियो का मतलब आपने अकाउंट्स में शायद क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, मैथ्स में भी रेशियो निकालते हैं, जैसे शायद आपको याद हो सॉल्वेंसी रेशियो होता है, लिक्विडिटी रेशियो होता है कि नहीं होता, डेटर्स का रेशियो रहता है। तो रेशियो मतलब 2:1, 1:2 इस तरीके का। डेसिडेंटी मतलब होता है डिसीजन। ये लैटिन एक्सप्रेशन है, इसको इंग्लिश में नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको। तो रेशियो मतलब कुछ पोर्शन, डेसिडेंटी मतलब डिसीजन। तो उस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए
अब मान लीजिए, दोबारा से एग्जाम्पल सुनिए, मैंने आपको क्या कहा था कि मैं बहुत एग्जाम्पल्स देने वाला हूँ। देखिए मैं उसी पर्सपेक्टिव पे आगे बढ़ता जा रहा हूँ, तो आपने ध्यान से वो लिखने हैं, सुनने हैं, समझने हैं। जहाँ भी आपको लगे कि सर थोड़ा तेज जा रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप कंट्रोल करिए ना वो चीज़ों को, आपके पास ऑप्शन है स्पीड कंट्रोल करने का, तो आपको वो करना है कंट्रोल, राइट, अगर आपको लगता है। वैसे मैं अपनी तरफ से खुद ही ऐसी बात कर रहा हूँ जो आपको समझ आ सके, राइट। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। एग्जाम्पल में आपको ऐसे समझाता हूँ कि मान लीजिए कोई केस है ना, दैट इज बिटवीन ए एंड बी, राइट। अब ए एंड बी के केस में वही जो पहले, अब देखो मैं एक एग्जाम्पल को कितनी बार अलग अलग तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर कंसेप्ट किसी के भी क्लियर है ना, तो वो एक ही एग्जाम्पल बहुत है उसके लिए हर तरीके से समझाने के लिए। तो ए और बी दो लोग हैं, और जैसे कि कुछ देर पहले मैंने कहा कि ए ने क्राइम वगैरह किया है, चोरी की है, तो जो ए है वो रिस्पॉन्सिबल हो गया, और कोर्ट ने, जज साहब ने ए के खिलाफ जजमेंट दे दिया, ए को सजा दे दी, ठीक है। ये बड़ी सिंपल सी बात थी। अब ऐसा ही केस एक और आया, बट जो अब केस आया वो आया सी और डी के बीच में। तो ए और बी की बात अब हो गई, अब सी और डी के बीच में केस आया। अब जो सी और डी के बीच में केस आया है उसमें क्या है कि ए और बी जैसे फैक्ट्स 100% सेम नहीं है, यानी जो ए और बी की चीज़ें हुई हैं और जो सी और डी में हुई हैं उनके अंदर चीज़ों के अंदर फ़र्क है। मतलब जो ए और बी में है वो थोड़ी चीज़ें अलग हैं, सी और डी में भी थोड़ी चीज़ें अलग हैं, मतलब एग्जैक्टली सेम नहीं है, मोटा मोटा भी सेम नहीं है, सारे के सारे मेन फैक्ट्स भी सेम नहीं है, बट कुछ चीज़ें सेम है। तो कोर्ट क्या कर सकता है, जो ए और बी का डिसीजन था ना कोर्ट का, उसमें से जो पोर्शन सेम है उसको तो कॉपी कर सकता है, और बाकी जो चीज़ें डिफरेंट है उसके हिसाब से अलग डिसीजन लिख सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब देखिए, अगर हमें कोई आंसर लिखना है, और एग्जाम्पल सुनिए, अगर हमें कोई एग्जाम में आंसर लिखना है, जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अगर नहीं आता है तो क्या करते हैं, चीटिंग की तरफ आगे हमारी सोच जाती है कि भाई चीटिंग करी जाए। अब ये हमें पता होता है, आई एम श्योर आप भी इस बात को अग्री करेंगे कि कोई हमें पूरा आंसर तो नहीं दिखाने वाला, बट हम क्या कोशिश करते हैं, जो आप रिलेट कर पाएंगे शायद मुझसे इस बात में, तो हम क्या कोशिश करते हैं, जनरली स्टूडेंट क्या कोशिश करता है कि थोड़ी सी लाइंस वगैरह दिख जाएं, 2-4 लाइंस कुछ दिख जाएं, तो फिर उसको याद आ जाएगा या वो अपने मन से बना के लिख लेगा। आप करते हैं कि नहीं ऐसा, मुझे बताइए। अगर आप नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, बट कंसेप्ट वाइज तो ऐसा ही होता है, कोई पूरा आंसर तो किसी को नहीं दिखाता, 2-4 लाइनें अगर किसी को दिख गई उसके बाद अपने आप बना लेते हैं, होता है कि नहीं होता। तो आपको भी पता है कि यार मैं पूरा तो देख नहीं सकता, तो इस चीज़ को आपने रेशियो डेसिडेंटी का, आपने थोड़ा सा उसका रेशियो लिया और उसके बाद अपना भी उसके अंदर कंटेंट ऐड करके आंसर बना दिया। यही तो होता है, इसी को रेशियो डेसिडेंटी कहते हैं, सिंपल। अब ये चीज़ें लिखते जाना, नहीं तो बाद में भूल जाओगे, फिर बार बार देखना पड़ेगा आपको, तो लिखते जाना ये सब चीज़ें। बात करते हैं ऑबिटम डिक्टा के बारे में, जो दूसरा है। ऑबिटम डिक्टा क्या है, और जो एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ ये नोट्स में नहीं है, आईसीएसआई के मॉड्यूल में नहीं है, मैं बहुत सालों से ये पढ़ा रहा हूँ, आपको मैंने पहले भी बताया, तो ये उसी की वैल्यू क्रिएशन है जो आपके सामने रख रहा हूँ, तो लिखते जाइएगा। ये एग्जाम्पल आपको कोई कहीं नहीं देने वाला है ना। ऑबिटम डिक्टा क्या है, इसका मतलब है हिंदी में, या यूँ कह लीजिए बड़े सिंपल इंग्लिश वर्ड में, सेड बाय द वे, कहने का मतलब। बहुत बार क्या होता है कि कोई इंसान, हमारा दोस्त, हमारा टीचर, हमारा कोई जानने वाला, घर पे पेरेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत बार वो बहुत लंबा कुछ कहते हैं कि ऐसे वैसे ये वो, बट हमें उनकी बात नहीं समझ में आती, कनेक्ट नहीं कर पाते हम। तो हम उससे ये पूछते हैं, भाई तुम कहना क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट टू से, सिंपल वर्ड्स में बताओ क्या कहना चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो यही ऑबिटम डिक्टा है कि मान लीजिए किसी कोर्ट ने बहुत बड़ी बड़ी जजमेंट लिखी, 5, 10, 15, 20 पन्ने की, बहुत लिखी, बट हमें पूरी जजमेंट पढ़ने के बाद इतना कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि इसका इन ऑल टोटल क्या मतलब निकल रहा है। जैसे कि आप देखिए, जब आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़ते थे या आज भी कुछ और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि पूरे पैराग्राफ में बहुत सारी बातें लिखी हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपको हर पैराग्राफ का हर वर्ड समझ में आ रहा है, बट बहुत बार क्या होता है, पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप होलसम मतलब निकाल लेते हैं कि हाँ, इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब हो सकता है। मेजॉरिटी चीज जो है, हो सकता है एक एक पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा, बट जब आपने पूरी बात पढ़ी तो आपको समझ में आ गया कि हाँ, इस तरफ ये कुछ बात कही जा रही है, इस बात का, इस पैराग्राफ का ये मतलब है। भले आपको एक एक पॉइंट नहीं समझ में आया, बट फिर भी मोटा मोटा आपने आंसर समझ लिया उस चीज का। दैट इज कॉल्ड एज ऑबिटम डिक्टा, सेड बाय द वे। तो यही चीज नीचे लिखी है। रेशियो डेसिडेंटी मैंने अभी आपको बताया, रीजन, डिसीजन, सारी बात मैंने आपको बता दी कि रेशियो डेसिडेंटी में जितना पोर्शन आपको रिलेवेंट लगता है, जितना रेशियो आपको रिलेवेंट लगता है, उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, उसको ले लीजिए और बाकी अपने मन से लिख लीजिए जो ऊपर समझाया। तो यहाँ पे एक आ गया था, कॉन्क्रीट डिसीजन इज बाइंडिंग बिटवीन द पार्टीज, द एब्स्ट्रैक्ट रेशियो डेसिडेंटी अलोन हैज द फोर्स ऑफ लॉ एज रिगार्ड द वर्ड एट लार्ज। इन अदर वर्ड्स, द अथॉरिटी ऑफ द डिसीजन एज प्रीसीडेंट लाइज इन द रेशियो डेसिडेंटी। तो
जितना भी यहाँ पे लिखा है मैं आपको दोबारा से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि अगर मैंने कोई चीज़ अंडरलाइन नहीं करी तो मैंने छुड़वा दी है। मैंने अभी क्या बताया कि बता मैं सब चीज़ रहा हूँ, बट क्योंकि फास्ट ट्रैक है तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि एक एक लाइन एक एक वर्ड बताया जाए, बट कंसेप्ट वाइज कुछ नहीं छोड़ूंगा, हर चीज़ आपको बताऊंगा। ऑर्बिटम, बल्कि बहुत इजी वर्ड में बताऊंगा, ये भी मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। ऑर्बिटम डिक्टा के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ऑर्बिटम डिक्टा का मतलब है सेड बाय द वे। यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशन और भी दी हुई है, सोशल कॉज की इलस्ट्रेशन है, इसके बारे में बड़ी खुल के बात होनी चाहिए, कोई शर्म की बात नहीं है। ये जो लोग गलत काम करते हैं उनको शर्म नहीं आती है, इसके लिए स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सजा होनी चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि इसके अंदर कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। जब भी ऐसा कोई काम हो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, जिससे कि मैसेज सोसाइटी को जाए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सोसाइटी को जाए कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया ऐसा तो वो बच नहीं पाएंगे, उन्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इस तरीके का स्ट्रॉन्ग मैसेज हमें देने की ज़रूरत है, जो कि अनफॉर्चुनेटली मैं मानता हूँ कि डिले हो जाता है। निर्भया रेप केस के अंदर हम सभी को पता है कि वो जो जस्टिस था मिला तो, बट आप देखिए 8-9 साल बाद मिला। वो तो उनकी मदर थी, आपने न्यूज़ में बहुत बार शायद देखा भी होगा, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो लड़ती रही केस, तब जाके उन्हें मिल पाया 9 साल के बाद। बट देखिए सबके अंदर इतना सब्र नहीं होता, सबके अंदर इतनी पेशेंस नहीं होती। लॉ का काम है, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, आपको याद होगा, आप देखिए कि अंडर प्रिविलेज को प्रिविलेज बनाना, जो प्रिविलेज्ड हैं उनके लिए तो लॉ होना या ना होना बराबर है, क्योंकि वो तो छूट ही जाते हैं। तो ये मत सोचिए कि मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट हैपेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो लॉ इस तरीके से होना चाहिए कि भाई वो पिछड़े को या बैकवर्ड को, जो नहीं पढ़े लिखे ज़्यादा, उन्हें एम्पावर्ड कर सके, उन्हें मजबूत बना सके, उन्हें मेन स्ट्रीम में ला सके। तो ऑर्बिटम डिक्टा की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा है सेड बाय द वे, और वही जो मैंने आपको बताया कि पूरी बात एग्जैक्टली नहीं भी समझ में आए तो बेसिक बात के कहने का मतलब क्या है ये हम यहाँ पे समझ सकते हैं। बात करें अगर स्टेटस या स्टैट्यूज और लेजिस्लेशन की, तो लेजिस्लेशन होता है लॉ मेकिंग बॉडी, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मेक्स लॉ, मतलब फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो इट इज पार्लियामेंट जहाँ पे लॉ बनता है। एग्जीक्यूटिव क्या है, जैसे एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, तो उसका काम है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराना, और अगर इम्प्लीमेंटेशन करा दिया जाता है उसके बाद लोग नहीं मानते तो जुडिशरी का काम है उनको सजा देना। और अगर किसी भी तरीके से लॉ के तौर पे कोई भी ऐसा सेक्शन प्रोविजन है जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, तो जुडिशरी का ये काम है कि उस कंफ्यूजन को दूर करना, इंटरप्रिटेशन करना, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन करना, विच मीन्स कि किसी भी तरीके से अगर सेक्शंस आपस में कोलाइड कर रहे हैं, एक सेक्शन कुछ और कह रहा है, दूसरा एकदम उसके अगेंस्ट कुछ कह रहा है, तो उन चीज़ों को एक सेटल लेवल प्ले पे लेके आना, ये भी जुडिशरी का काम है। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। कहा गया लेजिस्लेचर इज द सोर्स ऑफ लॉ विच कंसिस्ट इन डिक्लेरेशन ऑफ द लीगल लॉज बाय अथॉरिटी। इट इज समटाइम कॉल्ड एज जस्ट स्क्रिप्टन यानी रिटन लॉ एज कॉन्ट्रास्ट टू द नॉन स्क्रिप्टन यानी अनरिटन लॉ। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लॉ के तौर पे लिख दी गई हैं, बट आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप बस में, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या ये वहाँ पे लिखा होना ज़रूरी है कि टिकट लेके ही आप ट्रैवल करें? लिखा है तो अच्छी बात है, बट अगर किसी स्टेशन पे, किसी बस स्टॉप पे नहीं लिखा और आप बस में चढ़ गए, मैं बस में चढ़ गया और उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है कि भाई टिकट लेनी होती है, तो आप बताइए ये बात सही मानी जाएगी? सो वो कहते हैं एवरीबडी इज सपोज टू नो द रूल ऑफ लॉ, लॉ ऑफ लैंड, रूल ऑफ लॉ तो सभी को पता होना चाहिए। तो हर चीज़ लिखित में नहीं होगी, कुछ चीज़ें इम्प्लाइड भी होती हैं कि अगर आप किसी की सर्विसेज ले रहे हैं, unless it is a charitable services, so you have to pay for that। कम ज़्यादा वो एक अलग बात है, but you have to pay for that, everybody has to pay for that and everybody should pay for that। तो ये बात कही गई है। फिर उसके बाद कहते हैं कि लॉ जो है वो पार्लियामेंट के ज़रिए बनता है, कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा भी, और डेफिनेटली पार्लियामेंट के जब ज़रिए बनता है तो आप फर्स्ट क्लास की बात याद करिए, मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर अगर कुछ है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्री किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट किया, वही सभी को मानना है, उससे कम, उससे ज़्यादा, उससे ऊपर, उससे नीचे कुछ नहीं हो सकता। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन की बात करें तो कहते हैं दैट विच प्रोसीड फ्रॉम एनी अथॉरिटी अदर देन सॉवरेन पावर, इट इज़ डिपेंडेंट फ्रॉम द कॉन्टिन्यूस एग्जिस्टेंस एंड वैलिडिटी ऑन सम सुपीरियर अथॉरिटी। तो देखिए एक है सुपीरियर, एक है सबऑर्डिनेट, दो तरीके की अथॉरिटी है। सुपीरियर जैसे क्या है, जो सीनियर है, सबसे ऊपर है, उसको कोई बदल नहीं सकता। सबऑर्डिनेट है जो उसके नीचे है। तो कहते हैं सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को सारी पावर सुप्रीम अथॉरिटी से मिलेगी, जो सुप्रीम अथॉरिटी कहेगी, जैसे कहेगी उस तरीके से सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को काम
करना होगा। बाकी हम सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है और जो पार्लियामेंट है वो उसका सबऑर्डिनेट है, क्योंकि पार्लियामेंट वही करेगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है। और साथ साथ अगर बात करी जाए पर्सनल लॉ के बारे में, तो अब हम बात दोबारा से आपको याद दिला दूँ, हम बात कर रहे हैं सोर्स ऑफ लॉ के बारे में। सबसे पहला सोर्स ऑफ लॉ, ऐसे कह रहे थे, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर जो चीज़ आती है सबसे पहली वो है कस्टम। उसके बाद अगर किसी चीज़ को आपको जोड़ना है तो आप उसके अंदर मे बी प्रेसिडेंट जोड़ सकते हैं। और हमने बात करी कि अलग अलग तरीके से डिवाइडेड है प्रेसिडेंट्स, कुछ ऑथोरेटिव हैं और कुछ परसुएसिव हैं, अलग अलग तरीके की प्रेसिडेंट्स हैं। फिर रेशियो डेसिडेंटी, ऑबिटम डिक्टा, कोर्ट्स के बारे में बात करते करते अब हम फोर्थ पॉइंट पे पहुंच गए, यानी जो सोर्स ऑफ लॉ है इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी के 3 पार्ट्स हो चुके हैं, फोर्थ पे आ गए, दैट इज कॉल्ड एज द पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ क्या है? देखो जैसे कि मैंने अभी इसी क्लास में कुछ देर पहले कहा, आप देखो मेरी बात अगर आप पहले भी सुन लोगे ड्यूरिंग द क्लासेस तो वो काम आने ही वाली है। कुछ भी ऐसा मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा, मैं आपको बता दूँ जो आपका समय खराब करे, बिकॉज कोर्स भी है हमारे पास करने के लिए, वो तो चलिए है ही है, बट आई थिंक मैं यहाँ पे नॉलेज के पर्सपेक्टिव से आया हूँ और मैं जानता हूँ कि CS एक प्रोफेशनल कोर्स है, आप भी ये जानते हैं। सो लेट्स बी प्रोफेशनल। मतलब हंसी मजाक तो चलो एक अपनी जगह है, पर मैं चाहता हूँ कि आपकी नॉलेज इस तरीके से हो कि आप कोई भी अगर इंटरव्यू में जाएं या कोई भी आपसे पूछे तो आप आराम से उन चीज़ों को समझा सके किसी को, इस तरीके की आपकी नॉलेज हो, जो कि आई एम श्योर आपको खुद भी यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा होगा इन क्लासेस के अंदर। पर्सनल लॉ के बारे में बात करें, मैंने कुछ देर पहले कहा कि देखिए इंडिया में बहुत सारे तरीके के रिलीजन है ना। अब रिलीजन के अंदर भी सब रिलीजन है, तो जैसे हमने कहा अगर हिंदूज हैं तो उसके अंदर भी सब रिलीजन है, सो ऑन सो फोर्थ, रिलीजन डिवाइडेड है। अब जब रिलीजन्स अलग अलग हो गए तो रिलीजन्स ने अपने लिए लॉ भी अलग अलग बना लिए। लोग भगवान को ब्लेम करते हैं, बट भगवान ने तो क्या किया? भगवान ने अगर कुछ किया तो वो इंसान जो था उसको एक समझ दी, सोचने की ताकत दी। उसके बाद तो फिर जो किया है वो इंसान ने ही किया। उसने चाहे मंदिर बनाया, चाहे मस्जिद बनाया, चाहे गुरुद्वारे बनाए, चाहे चर्च बनाए। वही भगवान PK मूवी में आपने सुना होगा, आपको लगता है कि भगवान इस 4 दीवारी में कैद होकर रहेगा जब दुनिया इतनी बड़ी और इतनी सुंदर है, आप उसको कैद करके रख सकते हैं, बट वो एक स्पिरिचुअल बात है, उस पर नहीं जाते। सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेट इंसान ने किया है, चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान हो, कॉम्प्लिकेट हमने किया है, बेसिकली ये मान के चलिए। अब देखिए ना कि हिंदू में अगर शादी होनी है तो हिंदू मैरिज एक्ट अलग है, मुस्लिम में होनी है तो उनका अलग है, क्रिश्चियनिटी में होनी है तो उनका अलग है, इसी तरीके से सिख हैं और अलग अलग तरीके के रिलीजन है, सबका अपना अपना है, सबका अपना अपना है। तो आई थिंक उसी के बारे में बात करते हुए कहा गया कि अगर हिंदूज़ के बारे में, हिंदू लॉ के बारे में बात करें तो यहाँ पे वेदास होते हैं और उससे आप लॉ के बारे में समझ सकते हैं, जो पुराने ज़माने एंशिएंट समय में लिखे गए हैं। फिर उसके बाद स्मृतिज़ हैं, जहाँ पे ऋषि मुनीज़ जो होते थे पहले ज़माने के, उन्होंने अपनी टीचिंग्स लिखी हैं, उन्होंने बताया है। क्योंकि आज हो है ना कोर्ट, मतलब चाहे ब्रिटिशर्स के समय की बात करें तब से आए हैं ना कोर्ट, उससे पहले तो कोर्ट वगैरह कुछ होते नहीं थे, पर न्याय तो तब भी होता था। तब न्याय कौन करता था? तब किंग क्वीन जो थे वो न्याय करते थे। आप कोई भी पुरानी बुक उठा के देखिए, कोई प्रोग्राम देखिए बहुत पुराना, सो यू रियलाइज जो पुराने समय के उस पर बेसिस पे बना हो, तो आप देखेंगे कि जो किंग क्वीन्स होते थे उन्हें दरबार में मंत्री बैठते थे, जैसे आज पार्लियामेंट में है, और वही फैसला करते थे। तो सही और गलत और सुनवाई और ना सुनवाई की बात ही नहीं थी, ये तो कुछ बस वही फैसला करते थे। और उनके फैसले का जो मेजर क्योंकि लॉ तो था नहीं, तो कुछ लिखा तो था नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, तो जो फैसला होता था वो इसी बात पे होता था या होना चाहिए था कि जस्टिस मिले और सब में ब्रदरहुड की जो फीलिंग है, इक्वालिटी की फीलिंग है वो बढ़े। तो खैर पुराने ज़माने में अलग अलग चीज़ें होती आई, और जैसे कि मैंने कहा कुछ ही देर पहले अभी आपको, कि चाहे मैरिजेस की बात करिए, चाहे सक्सेशन, लेगेसी, डाउरी, डाइवोर्स, गिफ्ट, तमाम चीज़ें हैं और सबके अलग अलग लॉज हैं। आप सोचिए इन सभी के जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, इसके बाद भी एक्सेट्रा लगा सकते हैं आप, इन सभी में जो कहा गया है वो हर रिलीजन में अलग है। किसी में कुछ है, किसी में वो चीज़ अलाउड है, किसी में वो चीज़ नहीं अलाउड है, सो ऑन सो फोर्थ, है ना। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो एंडिंग है, जितनी बात करी जाए उतनी कम है, बट हमें चाहिए कि हम बात करते हुए लॉजिक को समझें रादर देन सेंटिमेंट्स को देखें। तो ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है। अब हमारे सामने है सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ, बस थोड़ा सा ये मैं ख़त्म करने वाला हूँ। तो आप जैसे कि जान चुके हैं कि प्राइमरी के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि लॉ आखिरकार आया कहाँ से। तो आपने कहा कि 2 तरीके से लॉ आया इंडिया में, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी वो सोर्स है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है,
अब जब वो खत्म हो गए सारे के सारे, तो और भी लॉ जो था इंडिया में आया था, बट वो प्राइमरी से जब नहीं आया, तो जो दूसरा सेक्शन है दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ, और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जो मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, जस्टिस, इक्वालिटी, गुड कंसेंसस। कितनी बार कह चुका हूँ, जस्टिस मतलब न्याय, इक्वालिटी मतलब सभी को बराबरी, गुड कंसेंस मतलब ब्रदरहुड की फीलिंग। एक दूसरे को लड़वाना लॉ का काम नहीं है। मैं पहले भी ये बोल चुका हूँ, ये तो अब आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बट पहले ही मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। तो लॉ हमेशा से आया गया, और आप देखिए ना कि ये जो जस्टिस, इक्वालिटी, गुड कंसिस्ट है, ये कब से, आप 2021 सेंचुरी की आज हम बात करें, 2021 के आगे, ये 1781 में जो लोग थे उन्होंने भी यही माना कि लॉ का जो काम है, कानून का जो काम है, उस समय तो ये सब नहीं होता था, कंपनीज एक्ट, ये वो XYZ, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, उस समय तो कुछ नहीं था, पता ही नहीं था कि इंडिया जो है वो इंडिया होगा भी या नहीं होगा, और कैसे क्या रहेगा, और शायद बाकी कंट्रीज के साथ भी ऐसे ही हुआ होगा। हिस्ट्री पढ़ के देखें तो पता चलेगा। तो उस समय तक लोगों ने ये कह दिया, उस समय तो कोई कोर्ट नहीं थे, कोई जजेस नहीं थे, कोई बुक्स नहीं थी, कोई कानून नहीं थे, तो भी उन्होंने ये कहा कि जो भी कुछ होगा वो जस्टिस, इक्वालिटी और गुड कंसेंस के बेसिस पे होगा, सबको न्याय मिले, बराबरी हो, सभी के अंदर एक म्यूचुअल लव एंड अफेक्शन की फीलिंग हो, उसी के जरिए लॉ जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म करूंगा। जब पार्ट नंबर 3 में आपसे मिलूंगा, यानी नेक्स्ट क्लास में, तो इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, और इंग्लिश जो लॉ है उसके बारे में अपनी बातचीत आगे करेंगे। सो आई होप आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं। चीज़ों को लिखते जाइएगा थोड़ा बहुत, जहाँ जहाँ रिलेवेंट है, और मैं आप देख ही रहे हैं सब चीज़ें बता रहा हूँ मैं, तो मैं ऐसे ही करता जाऊँगा जिससे कि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, सो यू आर मोर देन वेलकम टू लेट मी नो, and I'll be more than happy to give you the answer. Till then, till I see you in the part number 3, take care of yourself, do whatever you want to. For CS Executive, CS Professional, Fast Track Batch भी अब तान्या मैम जो है वो कंपनी लॉ का कंप्लीट कर चुकी हैं, और GIGL आप देख ही रहे हैं, JIGL आप देख ही रहे हैं, चल रहा है। इसके अलावा कंप्लीट क्लासेस भी अवेलेबल हैं, EBCL का भी फास्ट ट्रैक में लेके आने वाला हूँ, SBC का भी फास्ट ट्रैक, तो सारे प्रोफेशनल के तो सारे कर चुके हैं, बताया ही आपको। तो अगर आपने अपडेटेड क्लासेस पढ़ना है, वाइडेस्ट मॉड्यूल कवरेज से पढ़ना है, तो उसका एक ही आंसर है, दैट इज शांतनु एंड तान्या भंडारी क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।